नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडिवर्स न्यूज एनालिसिस के अंदर। अगर आप लोग भी इंटरनेट का यूज करते हैं तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। क्यों? इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताने वाला हूँ मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। किस तरीके से इंटरनेट आज आपको कंट्रोल करके रखता है वो चीज़ें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। सामने आप फ्लैशेस देख पा रहे होंगे किस तरीके से ऊबर को डिलीट करने के लिए बताया गया कि आई क्लाउड डेटा भी आपका डिलीट हो जाएगा, है ना। आप 1000 10,000 1 लाख विजिटर्स हैं, क्लेम करिए बिडिंग अवार्ड। ठीक है, फेसबुक को आप डिलीट नहीं कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन से। इस तरीके से हज़ारों चीज़ें होती हैं। जैसे फ़ोन आपका स्लो हो रहा है, स्लाइडर को मूव करिए। आप लोगों ने देखा होगा ना, अगर आप लोग इंटरनेट यूज करते हैं तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिख रही होंगी। 20% ऑफ चल रहा है, 15% ऑफ चल रहा है। अब नोटिफिकेशन को टर्न ऑन कर दीजिए, क्योंकि आप क्या कर सकते हैं, आपको रीज़न दिया जाएगा क्यों करना है। आप 20% सेव कर सकते हैं, अपना ईमेल एड्रेस डालिए, कूपन मिल जाएगा आपको। इंस्टाग्राम की प्राइवेसी, ये जो है ऐप वेबसाइट एक्टिविटी को आप ऐड अपना पर्सनलाइज कर लीजिए। क्या आपको 50% वो चाहिए, ऑफ चाहिए, तो यस करिए, डिस्काउंट लगाइए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। लास्ट तक आपको देखना है किस तरीके से आपको कंट्रोल किया जा रहा है इंटरनेट के थ्रू। ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझते हैं डार्क मैटर क्या होता है। अगर आप इंटरनेट के अंदर कुछ भी चीज़ें सर्च कर रहे हैं तो आपको कौन कंट्रोल कर रहा हो, किस तरीके से कंट्रोल कर रहा है। सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, या फिर आप किसी को टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं सिंपली, तो वो फिर भी अगर आपको आप किस तरीके से डार्क मैटर से कंट्रोल हो रहे हैं, वो आपको डार्क पैटर्न की बात कर रहा हूँ मैं वहाँ पे। व्हाट आर द डार्क पैटर्न्स? डिसिप्टिव डिज़ाइन ट्रिक फॉर द वेबसाइट। वेबसाइट में एक प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा और आपको कंट्रोल किया जाएगा, ऑनलाइन तरीके से मैनिपुलेट किया जाएगा। आपको पता ही चलेगा ये जो डार्क पैटर्न्स हैं ये आपको कब जो है आपको कंट्रोल करके रख लिया है, आपको समझ में भी नहीं आएगा। ये किस तरीके से एक्सप्लॉइट करता है यूजर को। इंड्यूस द फॉल्स बिलीव बाय यूजिंग द फेक काउंटडाउन टाइमर और ऑनलाइन। फेक काउंट टाइम लगा जाएगा, टाइमर, हिडन कॉस्ट जो आपको पता ही नहीं होगा, डिस्क्लोज रहेगा। आप चेकआउट पेज में आएंगे और आपको वहाँ पे दिखेगा नहीं, छोटा सा दिखेगा, है ना। या तो कभी कभी छोटा सा दिखेगा, दिखेगा ही नहीं। एसिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन दिखेगा, मतलब मेक इट डिफिकल्ट टू कैंसिल द सर्विस और फाइंड आउट। ऐसा इतना कंफ्यूजिंग कर देगा कि आप वो सर्विस को क्या कर कैंसिल ही नहीं कर पाएंगे। और क्या होगा, ऑफ दिखेगा इस तरीके से कि 30% ऑफ चल रहा है, आप अपना ईमेल एड्रेस डालिए, एक्सचेंज रिवॉर्ड मिलेगा अपना। तो आपका क्या करेंगे, पर्सनल डेटा जो है आपका शेयर हो जाएगा, यूज कर लेंगे वो लोग। क्रेडिट कार्ड, अगर आप जीरो कॉस्ट पे सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं तो फिर आप क्रेडिट कार्ड की डिटेल क्यों ले रहे हैं। वो डिटेल ले लेंगे, फिर ट्रायल एक्सपायर हो जाएगा आपको और फिर आपके पैसे कटते रहेंगे, आपको पता भी चलेगा, कोई मैसेज नहीं जाने वाला है। तो इससे भी बचना है। ये सारी चीज़ें फ्रॉड हैं, इन सभी चीज़ों से हमें सतर्क रहना है और बचना है। तो यही चीज़ें होती हैं डार्क पैटर्न्स। समझ में आ रहा है आपको कि डार्क पैटर्न्स क्या होता है? क्लियर हो गया। इन्हीं सभी चीज़ों को क्या कहते हैं, डार्क पैटर्न कहते हैं। ब्रिंगिंग द डार्क पैटर्न टू द लाइट। अभी ज़रूरत है कि हम ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं और इसको जो है सामने लेके आएँ। जो ऑनलाइन यूजर्स हैं जो मिसलीड हो रहे हैं, जनरली जो अगर मैं बात करता हूँ तो बच्चे इसका ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, है ना। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं और जो बूढ़े लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, जो ज़्यादा समझते नहीं हैं, वो इन चीज़ों का ज़्यादा जो है शिकार हो रहे हैं, है ना। क्रेडिट कार्ड की डिटेल लेंगी, आपकी प्राइवेसी ले ली जाएगी, आपके पैसा बिल्कुल तेजी से कटता रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आज इतने शेड्यूलिंग बिजी है, सारी चीज़ें हैं तो हमें पता नहीं चलता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करता हूं तो सेक्शन 5A ऑफ एफटीसी एक्ट प्रोवाइड करता है अनफेयर और डिफेक्टिव एक्ट टू बी प्रैक्टिस और अफेक्टिंग कमर्शियल एक्ट। फेडरल ट्रेड कॉमर्स की बात करता हूं, प्रोटेक्टेड अमेरिका कंज्यूमर के अंदर भी इसको प्रोटेक्ट किया गया है, डार्क पैटर्न्स को वहाँ पे भी बताया गया है। तो ये पर्सनल डाटा को किस तरीके से ले लिया जाता है। अभी रिसेंटली कैलिफोर्निया के अंदर इसको फाइन लगाया था $7,500 का पर वायलेशन। ये आपको याद रखना है, प्रोहिबिट है वहाँ पे। कोलोराडो के अंदर फाइन लगाया गया था $20,000 का पर वॉल्यूम विद मैक्सिमम पेनल्टी ऑफ $5 लाख का। सोचिए कितना ज़्यादा ये चल रहा है डार्क पैटर्न। अ न्यू फ्रंटियर इन प्राइवेसी रेगुलेटर। प्राइवेसी रेगुलेटर के अंदर जो है आपकी प्राइवेसी का हनन हो रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे कि अमेजोन टू अलाउ द प्राइम यूजर्स टू अनसब्सक्राइब इन 2 क्लिक्स आफ्टर। यूरोप के अंदर केस हुआ था, पहले अनसब्सक्राइब करना बहुत डिफिकल्ट होता था, बट वहाँ पे कैलिफोर्निया में केस हुआ, उसके बाद से ये ईजी इसको बना दिया गया कि 2 क्लिक में अनसब्सक्राइब कर दीजिए। जो डिफिकल्ट टास्क होते हैं हम लोग जनरली क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं करने से, पर यहाँ पे उस चीज़ को भी ईजी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डार्क पैटर्न आपको समझना है किस तरीके से काम करता है ना। आपके यूज़र नेम, आपके पासवर्ड, आपकी लोकेशन, आपके
बहुत सारी डिटेल आपकी ले लेता है ना। और लेने के बाद फिर वो आपको कंट्रोल करने लग जाता है और आपके हिसाब से ऐड दिखाएगा, बार बार वही चीज़ सामने कर रखेगा जिससे आप उस चीज़ को परचेस करें। ये सारी चीज़ें जो हैं चलती रहती हैं। इसे ही डार्क पैटर्न कहते हैं। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को डार्क पैटर्न का ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। और आज हम बढ़ते हैं आगे अपने इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पेपर डिस्कशन की ओर। So today is 26 December 2022 and we are going to discuss the Hindu newspaper analysis. Let's start the discussion. First of all, देखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को। बिफोर दैट, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एडिवर्स न्यूज एनालिसिस को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर ज्वाइनिंग द एडिवर्स न्यूज एनालिसिस आपको करना क्या है, सिंपली वे में एडिवर्स न्यूज एनालिसिस को सर्च करना है टेलीग्राम में जाके और सिंपली वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप वहां से नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम के पेज में हमारे फॉलो कर सकते हैं जहां पे हम वेरियस आर्टिकल्स और न्यूज़पेपर की हाइलाइट्स और बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है यहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो आप हमें यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आप फॉलो कर लीजिए हमें एडिवर्स न्यूज एनालिसिस को, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है _प्रकाश द्विवेदी _ तो यहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरीज है रिलेटेड टू योर एग्जाम, सब्जेक्ट, योर करियर, योर पर्सनल क्वेरीज ऑल्सो, आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। तो आप हमें यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, है ना। और चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट एनी डिले। देखिए आज के इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है, प्रचंडा नेम द प्राइम मिनिस्टर, इस तरीके से। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, है ना, तो इसको तो छोड़ दीजिए, ठीक है। रेडी टू वर्क विद इंडिया फॉर स्टडी ग्रोथ ऑफ टाइज। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने both countries committed to upholding stability in the border area and have maintained the communication through the various channel, मिनिस्टर ने ऐसा कहा। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया गया था बीजिंग के अंदर। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग ई, अजीब सा नाम है इनका, वांग ई। वहाँ के नाम जनरली ऐसे ही होते हैं, वांग ई। तो इन्होंने कहा कि संडे को कि रेडी फॉर द वर्क विद इंडिया टू स्टडी एंड द साउंड ग्रोथ और स्टडी ग्रोथ के लिए इंडिया के साथ काम करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए एक साथ रेडी हैं कि इंडिया और चाइना मिलके इन नियर फ्यूचर काम करेगा। जो बॉर्डर इशू है उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट निकल के आता है उसे हम बात करके रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर सच में ऐसा होता है तो ये एक अच्छा मूव है और अच्छी चीज़ है जहाँ पे दोनों कंट्रीज का क्या होगा, साथ में ग्रोथ होगा, साथ में ग्रोथ देखने को मिलेगा। कॉन्फ्लिक्ट इशू जो है एक तरीके से सुधरेगा। जो हमारे जवान देश के शहीद हो रहे हैं बॉर्डर में, तो वो कम हो जाएंगे, है ना। जो वहाँ के जवान शहीद हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे, जान हानि की हानि कम होगी। ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है नियर फ्यूचर। जो भी आगे आएगा इसके ऊपर आर्टिकल्स भी आएंगे, तब हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं और इम्पोर्टेंट न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन सी न्यूज़। देखिए ठंड बहुत तेज़ी से बढ़ गई है। अगर आप लोग कहीं भी हैं, है ना, बताइए आप लोग जहाँ पे भी हैं वहाँ की ठंड कैसी है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर, है ना। चलिए बताइए, सब भी छोटा सा आज आपका टास्क है। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कोल्ड इंटेंसिफाई अक्रॉस वैली, मेनी प्लेसेस रिकॉर्ड लोवेस्ट टेम्परेचर। बहुत सारी ऐसी प्लेसेस है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो टेम्परेचर है गिर गया है एकदम से। कल जो है बहुत ज़्यादा ठंड थी, एकदम से बढ़ गई थी ठंड, है ना। तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है ठंड, है ना। तो बहुत तेज़ी से ठंड जो है यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला है। तो छोटी सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। अब देखिए एडिटोरियल सेक्शन की ओर मूव करते हैं। बहुत प्यारे प्यारे आर्टिकल आए हैं आज, है ना। कभी कभी दिल करता है यार ये आर्टिकल तो मतलब क्या ही कर ले, इसको एक पूरा का पूरा जाके लिख लो, इसको नोट्स में डाल दूं। इतने प्यारे आर्टिकल लगते हैं कभी कभी। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि यार आज का तो मज़ा ही नहीं आया, आज का आर्टिकल में यार बिल्कुल मज़ा नहीं आया, तो ऐसे हो जाता है। तो आज का आर्टिकल बहुत अच्छा है, ध्यान से इसको सुनना है, लास्ट तक क्रक्स सुनना है, इसके बाद जाना है, कोशिश करना है। आप लोग अगर कर सकते हैं तो कोशिश करना है इस आर्टिकल को रीड करने की, है ना। कम से कम जो हाईलाइटेड पोर्शन है उसको रीड कर लीजिए। वैसे तो पूरा आर्टिकल लगभग कवर हो जाएगा,
बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए जो येलो कलर से वो थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है, और जनरल बातें हैं। जो ग्रीन कलर से वो एक्चुअल में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, डायरेक्टली जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और कुछ स्टेटमेंट वगैरह वो आप याद कर सकते हैं। जो ये ब्लू कलर से वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए उसको भी आपको रीड करना ही है। देखिए ये पहला आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे, अब वेलकम मूव के बारे में। सेंटर फ्री फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन इन 2023 विल प्रोवाइड रिलीफ टू स्टेट्स। सबसे पहले स्टेट्स को रिलीफ प्रोवाइड करवाएगा ये, है ना, जो बर्डन बढ़ रहा है स्टेट्स के ऊपर। अभी हमने सबने देखा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत ये कब लॉन्च हुआ था, ये आप सभी लोगों को पता है कि 2020 के जब कोविड-19 की वेव आई थी, उस समय इसको ये योजना को लेके आए थे। दिसंबर 2022 तक चला। अभी दिसंबर 2022 में क्या हो रहा है, ये एक्सपायर हो रहा है, लेकिन अब इसे एक्सटेंड करके क्या कर दिया गया, 1 साल और बढ़ा दिया गया। जहां पे ये इसको किसके तहत रखा गया है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं वैसे डिटेल में आर्टिकल, पर फिर से एक बार मैं रिवाइज करवा रहा हूं आपको दिया जाएगा, मतलब जो गरीब लोग हैं, राइस एंड व्हीट फ्रॉम द सेंट्रल पूल एट 5 kg अ मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट टू बेनिफिशियरीज अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर, ये चीज़ें पता हो गई। गवर्नमेंट ने पहले डिसाइड किया था कि अब ये जो है एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हम इसको डिसकंटिन्यू कर देंगे, बट नाउ बढ़िया एक वेलकम स्टेप उठाया है इन्हें, बहुत अच्छा स्टेप उठाया है, और बोला कि 1 साल के लिए इसको और एक्सटेंड किया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं क्रॉनिक एक तरीके से पॉवर्टी के अंदर आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा लोग आ चुके हैं ड्यू टू कोविड-19। इसलिए ये जो बेनिफिशियरीज करता है, 81.35 करोड़ बेनिफिशियरीज हैं इसकी, ये आपको डेटा याद रखना है। देखिए डेटा ऐसा रटना नहीं है, बट आप अगर डेली लेक्चर सुन रहे हैं, जो लोग भी डेली इसको फॉलो कर रहे हैं, उनको डेटा की परेशानी नहीं होने वाली। मैं आपको बता दूं, अगर प्रीलिम्स में कभी वो डेटा सामने आएगा तो आपको क्लिक हो जाएगा, भले आपको रटा हुआ ना हो। अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो आपके दिमाग में एकदम से क्लिक हो जाएगा। अप्रोक्सीमेशन तो आप लिख ही लेंगे कि लगभग 80 करोड़ जो पीपल हैं इसके बेनिफिशियरीज देखने को मिलते हैं, 80-85 करोड़, है ना। अभी जो अंत्योदय अन्न योजना कार्ड होल्डर जो है रिसीव करेंगे 35 kg ऑफ फ्री फूड ग्रेन, ये आपको पता होना चाहिए। एस्टिमेट बताया जा रहा है 81.35 करोड़ बेनिफिशियरीज हैं इसके अंदर। 2011 के सेंसस के अनुसार PDS सिस्टम के तहत इनको ये चीज़ मुहैया करवाई जाएगी। तो ये आर्टिकल क्लियर हो गया, वही सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं, तो आपको चाहे तो एक बार रीड कर सकते हैं इस आर्टिकल को। नेक्स्ट आर्टिकल विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज रिलेटेड टू GS पेपर नंबर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस। एक तो ये योजना थी, है ना, ये योजना थी एक, उस योजना को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब लोग क्या करना है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में डिटेल डिस्कशन निकालना है, और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है नीचे उसके बारे में कमेंट सेक्शन में फिर से लिखना है, ठीक है। कुछ लोग जो है कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा कमेंट करते हैं, जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ वो लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है सिर्फ देख लेते हैं, कमेंट नहीं करते। तो आपको क्या करना है, पार्टिसिपेशन करना है। इफ यू पार्टिसिपेट आप चीज़ों को याद रख पाएंगे। सिंपली बोलता हूँ, पार्टिसिपेट करेंगे याद रख पाएंगे, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूं, पॉलिटी एंड गवर्नेंस GS पेपर नंबर 2 से रिलेट करता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस, अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनएक्शन, मतलब क्या है सर, ये मतलब तो समझाइए। मैं आपको इस आर्टिकल का 2 मिनट में करेक्ट समझाता हूं। इन्होंने बोला इन्होंने महानुभाव जी ने बोला है कि देखिए सर, ये ऐसा कह रहे हैं कि जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस है, जैसे कि कोई एक बंदा है, एक ये है धनिया। अब धनिया जो है यहाँ पे शांति से बैठा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि धनिया के साथ कुछ भी कर सकते हो, समझ रहे हो बात को। धनिया को आप जाके मार दीजिए, धनिया को कूट दीजिए, ऐसा नहीं कर सकते हो आप, है ना। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यहाँ पे मत कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार समझा रहा हूँ कि धनिया क्या है, नियम बनाता है, और किसी नियम को उसने बनाया नहीं। तो अगर किसी जगह पे उसने नियम नहीं बनाया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे आप मनमानी करें या गलत तरीके से काम करें, है ना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों को करें। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अगर आगे तो कमेंट सेक्शन में लिखिए यस, आपको कमेंट में चीज़ें आ रही हैं समझ में। अब कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस का मतलब ये कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे साइलेंस है। कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंस मतलब चुपचाप बैठा हुआ है, मतलब वहाँ पे एक्यूरेट लॉ नहीं है, नियम है ही नहीं। तो वहाँ पे क्या आपका मतलब है जो अथॉरिटी है, क्या कोई अथॉरिटी वहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन कर सकती है, ऐसा एक्शन कर सकती है, या ऐसे एक्शन ले सकती है, ऐसा काम कर सकती है जिसके तहत बाकी चीज़ें भी प्रभावित हों।
जिसके तहत बाकी चीज़ें जो है खतरे में आ जाए, ये गड़बड़ हो जाए, ये नियम टूट जाए। ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। क्लियर? अब मैटर क्या है, इस मैटर को पूरा समझने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 200 जो है क्या कहता है? आर्टिकल 200 डज नॉट प्रिस्क्राइब अ टाइमलाइन फॉर द गवर्नर टू प्रोवाइड द असेंट ऑफ बिल सेंड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर कोई भी बिल पास होता है। स्टेट के अंदर एक सेंटर होता है, स्टेट होता है, दो जगह लॉज बनते हैं हम सभी लोगों के। एक सेंटर हो गया, सेंटर में कैसे लॉ बनता है आपको सबको पता होगा। लोकसभा या राज्यसभा में बिल आता है, सबसे पहले उस सदन से पास होता है, फिर दूसरे सदन में जाता है, लोकसभा राज्यसभा में। जो भी पहले लोकसभा हुआ तो फिर राज्यसभा, राज्यसभा हुआ तो लोकसभा, है ना। तो दोनों सदनों से बिल पास होता है। जब दोनों सदनों से बिल पास हो जाएगा तो फिर किसके पास जाएगा? फिर जाएगा प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट उनमें साइन करते हैं। साइन करके उसमें फाइनल अथॉरिटी प्रेसिडेंट दे देते हैं, और फिर वो बिल क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? इसी प्रकार क्या होता है, स्टेट के अंदर जब लॉ बनते हैं तो सेम प्रोसेस स्टेट के अंदर भी होती है, पर थोड़ा सा अलग होती है। कुछ कुछ स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल तो है ही नहीं, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो मैं बात, अगर काउंसिल होगा तो काउंसिल से भी पास होना पड़ेगा, और असेंबली होगी तो सिर्फ असेंबली से। तो किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली बस है। अब सपोज लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली से कोई बिल पास हो गया। जैसे बिल पास हुआ तो वो क्या होगा? उसको लास्ट साइन कौन करेगा? जी हां, आप लोगों ने बिल्कुल सही गेस किया, गवर्नर। तो गवर्नर वहां पे क्या करेगा? लास्ट साइन करेगा और फाइनल अथॉरिटी दे देगा। तो वो जो बिल था वो क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। दैट मीन्स वो बिल क्या बन जाएगा? एक लॉ, एक नियम, एक कानून बन जाएगा। समझ में आया? अभी क्या हो रहा था कि आर्टिकल 200 जो है ये डिस्क्राइब ही नहीं किया है कि जो बिल यहाँ से लेजिस्लेटिव असेंबली से निकलता है और वो कहाँ तक पहुँचता है? गवर्नर के पास पहुँचता है। तो गवर्नर के पास कितना समय है कि उसको वो साइन कर दे? एक टाइम फ्रेम तो होना चाहिए ना, कि सर आप 1 दिन ले लीजिए, 2 दिन लीजिए, या 2 महीने ले लीजिए, या आप एक काम करिए 6 महीने ले लीजिए, साल भर ले लीजिए। एक्चुअल में आप कितना समय लेंगे उस बिल को साइन करने के लिए? क्या होता है, जो गवर्नर को पसंद नहीं आता है, क्योंकि गवर्नर तो अपॉइंट किया गया है। आप देखिए ना, गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है कहाँ? सेंट्रल से। सेंट्रल जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंटर जो है, प्रेसिडेंट जो है, गवर्नर को अपॉइंट करते हैं। गवर्नर को तो पब्लिक चुनती नहीं है। पब्लिक किसको चुनती है? लेजिस्लेटिव असेंबलीज को, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव एमएलएज को चुनती है। तो वो लॉ बना रहे हैं, तो एक्चुअल में तो इनकी सुपीरियरिटी होनी चाहिए। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बिल गवर्नर को पसंद नहीं है, गवर्नर ने अपने पास रख लिया। अब उसको वो बिल साइन ही नहीं कर रहे हैं, मतलब उसको वापस नहीं भेज रहे हैं, उसको साइन ही नहीं कर रहे हैं और अपने पास रखे हुए हैं। तो क्या वो बिल कभी लॉ बन पाएगा? कभी नहीं बन पाएगा। वही मैटर जो है, वही मुद्दा जो है बार बार यहाँ पे चला आ रहा है। समझ रहे हो बात को आप? वही मैटर जो है चला आ रहा है। अब उस मैटर को समझने की और कोशिश करते हैं हम, जिसको कैसे सॉल्व किया जाए और इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ गई है। तो गवर्नर जो है जब बिल को रोक के रख लेता है, तो क्या कोई टाइम फ्रेम है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही नहीं गया है कि कितने समय के अंदर बिल को या तो आप वापस भेजिए रिकंसिडरेशन के लिए, तो रिकंसिडर करके वो वापस भेज दें आपको, फिर साइन ना करिए आप, या फिर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है या ऐसा लग रहा है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल या गलत लग रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप बिल को पास करिए, टाइम ले लीजिए, बट एक फ्रेम तो बता दीजिए ना, कब कितने टाइम में पास करना है। तो वो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है। तो आर्टिकल 200 इंपॉर्टेंट हो जाता है, रख लीजिए। आज ही लक्ष्मीकांत में से जाना है और आर्टिकल 200 को रीड करना है, जो कि प्रिस्क्राइब नहीं करता है द टाइमलाइन फॉर द गवर्नर टू प्रोवाइड द असेंट ऑफ द बिल सेंट बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर? नाउ कुछ केसेस देखते हैं। आप बोलेंगे सर आपने कॉन्सेप्ट तो बता दिया, अब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के साथ हमें वो चीज़ बता दीजिए कि जैसे कि हमें चीज़ों को याद रख सकें और उसको यूज कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग के अंदर। तो बिल्कुल बेटा, हम क्यों नहीं बताएंगे आपको, आप लोगों के लिए तो कर रहे हैं। चलिए आ जाते हैं अपन अपने एग्जाम्पल में। तमिलनाडु प्रोहिबिशन ऑफ ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेम 2022 पास करता है तमिलनाडु असेंबली, लेकिन उसे अभी तक कोई भी साइन नहीं मिला है गवर्नर के द्वारा, है ना। बस रोक के रख लिया तो रख लिया। दूसरा याद रखिए, केरला लोक आयुक्त अमेंडमेंट बिल 2022 पास होता है, केरला पास करता है, केरला की असेंबली। लेकिन अभी क्या हो गया,
कुछ नहीं, कोई बात ही नहीं चल रही है, कोई उसके ऊपर साइन ही नहीं किया गवर्नर के द्वारा। नाउ तमिलनाडु अलोन, सिर्फ तमिलनाडु के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, कहाँ की, सिर्फ तमिलनाडु के अंदर, सिर्फ अकेले तमिलनाडु के अंदर ऐसे 20 बिल हैं जो गवर्नर ने एसेंट नहीं दिए हैं, गवर्नर ने साइन ही नहीं किए हैं और अपने पास रख लिए हैं। तो देखिए एक तरीके से मजाक हो रहा है ना, क्या चल रहा है भाई, मजाक चल रहा है ये है। बताइए आप, 20 बिल आप लोगों ने, गवर्नर ने क्या करके रखा, अपने पास बना के रख लिया, तो लॉ कैसे बनाएगी भाई स्टेट गवर्नमेंट, ये बताइए आप। तो ये क्वेश्चन ऐसा अराइज हो रहा है, ठीक है। तेलंगाना वेस्ट बंगाल, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को ऐसे ही मिली हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स की बात कर लेते हैं। वरना ड्राफ्ट आर्टिकल 200 जब ड्राफ्ट किया जा रहा था, जब आर्टिकल 200 को बनाया जा रहा था, उस समय क्या किसने कुछ बोला है, तो वो चीज़ भी हम देख लेते हैं। प्रोफेसर सिब्बन लाल सक्सेना ने क्या बोला वो हम देखते हैं। उन्होंने सीधी सीधी चीजें कही, हाईलाइट किया कि हाउ देयर इज नो टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब फॉर द गवर्नर टू एक्ट। इन्होंने ये मुद्दे को पहले ही बोल दिया था कि क्यों टाइम लिमिट डिस्क्राइब नहीं है। फिर एक केस होता है, देखिए मैंने बोला कि पॉलिटी का क्वेश्चन हो, पॉलिटी का डिस्कशन हो और केस ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है केस को पढ़ना। पुरुषोत्तम नाम्बुदिरी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1962 का केस याद रखना है। देखिए डेली बेसिस में जो भी पॉलिटिक के आर्टिकल्स आते हैं, एक या दो मैं केस याद करवाता हूँ डेली। अगर आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेंगे, रख लेंगे, बात मानिए इतना प्यारा इंप्रेशन बनेगा एग्जामिनर के अंदर, तो कभी वो 2 नंबर ज़्यादा देखे जाएगा कि बंदे को कितना खतरनाक याद है चीज़ों को, है ना, याद रखना है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाई करता है, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इम्पोज एनी टाइम लिमिट विथ विच द गवर्नर शुड प्रोवाइड एन एसेंट ऑफ द बिल। इन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी है। इंटरेस्टिंगली बात करते हैं हम, क्वेश्चन टू वेदर द गवर्नर कैन सिट ऑन द बिल इंडेफिनिटली डिड नॉट अराइज बिफोर द कोर्ट। ये जो मैटर है ये कोर्ट के आगे अराइज ही नहीं हुआ कि क्या सच में ये बहुत लंबे समय तक बैठे जा सकते हैं, जब तक उनका मन करेगा तब तक। गवर्नर मस्ट ऑनर विल ऑफ लेजिस्लेचर एंड दैट ऑफ कोर्ट ने ऐसा चीज मेंटेन करने की बात करी, कोर्ट ने ऐसा बोला बस, पर इसके ऊपर कोई लॉ नहीं बना। कोर्ट ने बोला कि देखिए गवर्नर सर आप क्या करिए, आप स्टेट की जो लॉ बना रहे हैं, और प्रेसिडेंट सर जो गवर्नर कैन एक्ट ओनली द हार्मोनी विद देयर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ हार्मोनी में काम करिए, एक साथ मिलके काम करिए, है ना, इस तरीके से दंगा फसाद मत करिए आपस में, क्योंकि लॉ बनाना है, स्टेट को चलाना है, प्रॉपर फंक्शनिंग करना है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप प्रॉपर तरीके से अच्छे से साथ दें स्टेट लेजिस्लेचर का। क्लियर। चलिए, अगर आपको कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगता है तो आप उसे वापस भेज सकते हैं या प्रेसिडेंट के ऊपर रिकंसिडरेशन के अंदर दे सकते हैं, लेकिन इस तरीके से हर बिल को रख लेना, 20-20 बिल को रख लेना, वो गलत बात है ना, ऐसा इन्होंने कहा। President not acting swiftly for the grant of the asset of the bill, governor for the consideration of president cannot be missed। फिर जैसे कि प्रेसिडेंट हैज नॉट एक्टेड, जैसे अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट ने भी एक्शन नहीं लिया है, कहाँ पे, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस नीट टेस्ट एक्सेम्पशन बिल टू पास जो हुआ था तमिलनाडु असेंबली के अंदर, तो तमिलनाडु असेंबली के अंदर पास हुआ, गवर्नर के पास गया, गवर्नर ने क्या क्या कर दिया, भेज दिया प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट ही साइन करके नहीं भेज रहे हैं, रेफर्ड ही नहीं कर रहे हैं, मई से 2022 से पड़ा हुआ है, सोचे कितना समय हो गया, क्या प्रेसिडेंट साइन नहीं कर सकते, वो सारी चीजें नहीं कर सकते, बस पड़ा हुआ है तो पड़ा हुआ है। प्रेसिडेंट अंडर द आर्टिकल 201 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये आर्टिकल भी रट लीजिए, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 201 201 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डिसाइड ऑन द आउटकम ऑफ द बिल इवन एज देयर इज नो टाइम लाइन फॉर द प्रेसिडेंट टू ग्रांट एसेंट, है ना, कोई टाइमलाइन नहीं है प्रेसिडेंट के लिए भी। There is a timeline of 6 months applicable of the state legislative assembly to reconsider the bill if the president decide to refer back to the house। हाँ, अगर प्रेसिडेंट रेफर कर देता है बैक टू द हाउस तो फिर 6 महीने का टाइम लिमिट हो जाता है, लेकिन डायरेक्टली जाता है तो फिर नहीं होता है। समझ में आ गया, सारे एस्पेक्ट को हमने डिस्कस किया। अब रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, जैसे कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि हमने पहले भी चीज़ डिस्कस की हुई है ना, आज भी हम फिर से डिस्कस करते हैं कि इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी लेड कमेटी ने स्टेट्स ने क्या चीज़ें कही। सच अ कोर्सेस विल not be conducive with the discourse of the regard the governor is expected to rules of the constitutional game।
नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये नेशनल कमीशन ऑफ रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक कमिटी है, कमीशन है, उसने सेटअप किया। AB वाजपेयी, जो हमारे वाजपेयी जी हैं, उन्होंने इसको सेटअप किया था। 2000 में 2000 रिकमेंडेड दैट देयर शुड बी अ टाइम लिमिट से पीरियड ऑफ 6 मंथ, अप्रॉक्सीमेटली उन्हें 6 मंथ बताया कि किसी भी चीज़ का टाइम लिमिट होनी चाहिए, इस कमीशन ने चीज़ बोला है। तो गवर्नर शुड टेक द डिसीजन वेदर ग्रांट असेंट देना है आपको या रिजर्व फॉर द बिल कंसिडरेशन के लिए भेजना है, ये 6 महीने के अंदर आपको बताना है। ये प्रेसिडेंट के लिए बोला है, तो सेम बेसिस में गवर्नर के लिए भी एप्लीकेबल है। आर्टिकल 200 रिक्वायर करता है ग्रांट कर दीजिए, असेंट कर दीजिए गवर्नर को बिल के ऊपर, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? चलिए, स्टेट गवर्नमेंट एक्सप्रेस द ओपिनियन बिफोर द सरकारिया कमीशन के पास जो है स्टेट गवर्नर ने अपना ओपिनियन रखा। क्या रखा? कि गवर्नर विल एक्ट एज अ सेफ्टी विल अगेंस्ट द हैस्टी लेजिस्लेशन एंड बाय द ऑपरेशन इनेबल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेटर टू हैव अ सेकंड लुक इट। तो रिकंसिडरेशन के लिए भेजेंगे, तो एक अगर स्टेट गवर्नमेंट बहुत जल्दी जल्दी लॉ बना रहा है या कुछ गलत फंक्शनिंग कर रहा है, तो आप उसे रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। हाँ, ये चीज़ कर सकते हैं कि हैस्टी लॉ ना बने, है ना। लेकिन इस तरीके से चीज़ों को करना, एक एक्सट्रीम पॉइंट में यूज करना गलत है। क्लियर? फिर डिले थ्रॉट रीजनेबल। अब यहां पे बोला गया कि देखिए सर, कि जिस तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन की बात हो रही थी, कहाँ पे, जैसे कि लोकसभा के अंदर क्या हो रहा था कि एक केस आया कि श्याम मेघचंद्र सिंह वर्सेस ऑनरेबल स्पीकर ऑफ मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली 2020 का रिसेंटली का केस है, 2 साल पहले का केस है। इस केस के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि स्पीकर मस्ट एक्ट ऑन डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन अगेंस्ट द डिफेक्शन ऑफ MLA विद इन अ रीजनेबल टाइम। एक पर्टिकुलर रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर आप बता दीजिए, किसको बोल रहे हैं, कि स्पीकर को, लोकसभा के स्पीकर को, ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर को बोल रहे हैं कि सर आप क्या करिए, आप एक टाइम पीरियड के अंदर बता दीजिए कि आप इनको डिस्क्वालीफाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं एंटी डिफेक्शन के अंदर। इट क्लैरिफाइड द सेम जजमेंट दैट रीजनेबल टाइम इज 3 मंथ इन द केस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन। डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन के लिए जो रीजनेबल टाइम है वो कितना है, 3 महीने का है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से टाइम फ्रेम हम अपने ये गवर्नर वाले केस में भी लगा सकते हैं। गवर्नर ड्यूटी इज द ओनली ट्यू क्यून रिजाइन की बात कर रहा हूँ। द गवर्नर कॉन्सेप्ट एक क्यून रिजाइन, इसके तहत बताया जाता है कि द गवर्नर ड्यूटी इज ओनली टू इंश्योर दैट द इलेक्टेड गवर्नमेंट इज वर्किंग विद इन द पैरामीटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की पैरामीटर में काम कर रहे हैं या नहीं, इसको देखना गवर्नर का काम होता है। वॉच डॉग है एक गवर्नर, है ना, देखने का काम कर रहा है, ऊपर ऊपर से देखने, है ना। ऐसा नहीं कि वो लॉ के अंदर घुस जाए और लॉ बनाने का काम करने लग जाए, तो ये चीज़ें गलत हो जाएंगी, है ना। क्योंकि चुन के कौन आया है, चुन के तो लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग आए हैं, MLA आए हैं, MPs आए हैं, है ना। गवर्नर मस्ट एक्ट द बिल विद इन द रीजनेबल टाइम से द 3 मंथ, 3 महीने हो सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस जो है, अब ये बहुत प्यारी लाइन है, इसको यूज करना है आपको अपने आंसर राइटिंग में। इसको नहीं यूज करते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। आप अपने जो भी आप लिख रहे हैं ना, क्या बोलते हैं आप, कंक्लूजन वगैरह, तो वहां पे जरूर इसको यूज कीजिए। द गवर्नर मस्ट एक्ट ऑन द बिल with a reasonable time, say 3 months. The constitutional silence should not give way to unconstitutional action. कहीं पे constitutional silence है, उसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो एक तरीका दे देता है कि जिससे आप unconstitutional action को कर सकें, inaction को कर सकें. Leaving space of anarchy, the rule of law, Justice V.R. Krishna here put it aptly. Shamsher Singh versus NR State of Punjab, maybe our founding father were not political prophet who could foresee the glaring abuse of prevented development. तो इन्होंने बोला इस केस के अंदर कि हो सकता है कि हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे तो वो प्रॉफिट नहीं थे कि वो आगे इतनी सारी चीज़ें देख पाएँ कि यार इस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। क्लियर? देखिए बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है इस आर्टिकल को, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल था। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर विदाउट एनी डिले। फॉरेस्ट राइट एंड हेरिटेज कंजर्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बिल्कुल भूलेगा नहीं। एक बार अगर आप लोगों ने लेक्चर को सुन लिया है तो आपको मैं यकीन दिलाता हूँ चीज़ें नहीं भूलने वाली हैं। जो रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उनसे आप पूछिए कितना प्यारा जो है हमारा सेशन चलता है और हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। फॉरेस्ट राइट एंड हेरिटेज कंजर्वेशन की बात कर रहा हूं मैं।
क्या होते हैं फॉरेस्ट के राइट्स, किस किस को दिए जाते हैं, और हेरिटेज का कंजर्वेशन, दोनों को साथ में कैसे लेके रखा जाए, इस आर्टिकल के अंदर इस चीज़ को देखेंगे। ये जीएस पेपर नंबर 2 और जीएस पेपर नंबर 3 दोनों से रिलेट हो जाएगा, है ना। इन्वायरमेंट का भी पार्ट आ जाता है, जीएस पेपर नंबर 2 लॉस का भी पार्ट आ जाता है। क्लियर। बात करते हैं 39 एरिया डिक्लेयर करता है यूनेस्को 2012 के अंदर, जिसे बताया जाता है क्रिटिकल फॉर द बायोडाइवर्सिटी इन द वेस्टर्न घाट, जिसमें से 10 जो हैं सीधे सीधे कहाँ के अंदर हैं, कर्नाटका के अंदर देखने को मिले हैं टोटल 10। प्राइमरी स्टेक होल्डर वी आर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। प्राइमरी स्टेक होल्डर कौन कौन से, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट हो गया, ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, है ना, बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज, जनरल कैटेगरी के अंदर जो माइनॉरिटीज हैं, ये सभी प्राइमरी स्टेक होल्डर्स हो जाते हैं। लीड्स टू द डिक्लेरेशन ऑफ यूनेस्को हेरिटेज साइट। फॉरेस्ट राइट एक्ट पहले तो क्या कहता है वो हमें समझना है। मेजोरिटी ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलर्स क्लेम लैंड मेजरिंग नॉट मोर देन 1 एकड़। जो लैंड मेजर कर रहे हैं नॉट मोर देन 1 एकड़, समझ रहे हैं आप। सेलिंग द 4 हेक्टर परमिटेड अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट। तो जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर जो लैंड ऑक्यूपाइड करने की जो या उसके ऊपर यूज करने की एक तरीके से अलाउंस है वो कितना है, सिर्फ और सिर्फ 4 एकड़, 4 हेक्टर। ये आपको इतना याद रखना है, ठीक है। ये चीज़ बात करें, इसके अंदर एक कीवर्ड है, इसको आप याद रख लीजिए, क्लेम दैट द पैशारी भूमि। इसका मतलब होता है वेस्ट लैंड एंड फॉरेस्ट लैंड which have not been notified as a protected forest or reserve forest। ऐसे लैंड को जिसको प्रोटेक्टेड और रिजर्व फॉरेस्ट कैटेगरी के अंदर नहीं रखा गया है, वेस्ट लैंड की कैटेगरी में आ जाता है फॉरेस्ट लैंड या वेस्ट लैंड, है ना। तो ये आपको याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स के अंदर डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, प्रीलिम्स के अंदर डायरेक्ट ये आपसे पूछ लिया जाएगा ये क्या है, रिसेंटली दिस इज न्यूज, व्हाट इज दिस, है ना, तो ये आपसे पूछ लिया जाएगा। क्लियर। फिर बात चल रही है, ऐसा इस आर्टिकल के अंदर कहा गया है, मैं आपको करेक्ट समझा देता हूँ। इस आर्टिकल के अंदर कहा गया है कि सर आप बताइए जो चला आ रहा है तो ऐसा ना चले कि इंडेफिनेट पीरियड तक चलिए, इसको एक रोकथाम करने की आवश्यकता है कि जो आप फॉरेस्ट के अंदर रहने वाले लोग हैं उनको एक्ट जो भी राइट्स दे रहे हैं तो उनके राइट्स कब तक रहेंगे। हो सकता है आप 100 साल कर दीजिए उनके, या उनके बच्चों तक कर दीजिए, या उनके नाती तक कर दीजिए, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है कि पूरी लाइफ टाइम जब तक ज़िंदगी रहेगी तब तक ये बनता रहेगा। एक टाइम आएगा जब हमें ये चीज़ करने की आवश्यकता है, तो वो चीज़ें यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आखिर कब तक इस राइट जो है इनको दिया जाएगा, कितनी जनरेशन तक इनको ये राइट जो है मूव होगा, इस चीज़ के ऊपर बात चल रही है। तो रिसेंटली जैसे भी जो भी चीज़ें निकल के आती हैं वो चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे। अब चूंकि अब सभी लोग जानते हैं कि इको सेंसिटिव जोन के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं प्रोहिबिट हैं, जैसे कि पेड़ वगैरह काटना। अब यहाँ पे तो बोला गया कि लोगों को इतना ज़्यादा प्रोहिबिशन है कि वो एक कैंची नहीं लेके जा सकते हैं, ब्लेड तक नहीं लेके जा सकते हैं, है ना। बहुत सारे जो फॉरेस्ट के लोग हैं, एसटीज और एससी कम्युनिटी के जो वहाँ के एक्चुअल में लोग हैं, वो उनको टेक्नोलॉजी से भी कोई मतलब नहीं सर। आप मान के चलिए कि उनको कोई मतलब नहीं है कि आप मोबाइल से बात करिए, डेटा है, कोरोना आ रहा है, जो भी है, उनको कोई सेंस नहीं। वो उनकी अपनी एक अलग ही दुनिया बना के रखी है ना। तो एक अलग ही दुनिया चल रही। फर्टिलाइजर का यूज़ कितना करना है, स्मॉल नाइफ भी अलाउ नहीं है, फर्टिलाइजर का यूज़ अलाउ नहीं है जो फॉरेस्ट के अंदर लेके जा सके। ये सारी चीज़ें यूज़ आपको याद रखनी है। कोई इको सेंसिटिव जोन क्या होता है ना। तो ये हमने यहाँ पे इस आर्टिकल को देखा, है ना। जो मेनली जो डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं रीलोकेट करने की, वो कौन होते हैं, ग्राम सभा करती है। तो जो रीलोकेट की बात चल रही है कि भाई रीलोकेट कर दिया जाएगा एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह, उसको यहाँ पे रोकने की बात चल रही है कि नहीं भैया हम रीलोकेट नहीं होंगे, नहीं करेंगे। वो तैयार ही नहीं हो रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि अगर रीलोकेट कर लिया तो हो सकता है जो हमारा उनकी एक धारणा होती है ना कि सपोज इस पेड़ के अंदर हमारे भगवान रहते हैं, इस पेड़ के अंदर हमारे भगवान ने ये किया था, या ऐसा, या इस पेड़ के अंदर, तो आप इस पेड़ को काट दें और बोलें कि यही पेड़ हम दूसरी जगह लगा दें, तो ये क्या पॉसिबल है? इट इज़ नॉट पॉसिबल। सिंपली चीज़ है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। उनकी वो धारणा रहेगी, उनकी वो धारणा उस ज़मीन, उस जगह से जुड़ी हुई है, ना कि उस ऐसा कि आप दूसरी जगह वो पेड़ से, है ना। उस तरीके के पेड़ और भी मिल सकते हैं, लेकिन वो एक पर्टिकुलर ही है जहाँ से उनकी धारणा, उनकी चीज़ें जो है जुड़ी हुई हैं। इसलिए ये चीज़ भी आपको यहाँ पे याद रखनी है, आप अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। क्लियर। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बताने की यहाँ पे कोशिश की है। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको। एमर्जिंग ओमिक्रॉन सब लीनिएज, अगर देखिए कोरोना की केसेस तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, तो अगर आप लोग भी
कोरोना का केसेस मतलब देख रहे हैं आसपास, तो आपको यूज़ करना है ना, मास्क वगैरह, सैनिटाइज़र, है ना, और थोड़ा सा दूरी बना के रखनी है, और ग्रुप में जाना बंद कर दीजिए। आप कोशिश करिए सारी चीज़ों को करने का। इंडिया में अभी तक इतना तेज़ी से नहीं आया है, बट नियर फ्यूचर आ सकता है, तो पहले से ही आप जो है चीज़ें बना के रखिए। क्लियर? चलिए, पहले वैसे हम कई बार इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए, डार्क पैटर्न्स के ऊपर तो हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन कर लिया है स्टार्टिंग में ही, तो ये तो बताने की ज़रूरत है नहीं, है ना। इस आर्टिकल को आप चाहें तो रीड कर सकते हैं, PDF टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप जरूर जाइए, इसको करिए। जस्टिस डिपार्टमेंट सीज रेजिंग जजेस रिटायरमेंट एज में बेनिफिट नॉन परफॉर्मर्स। तो जस्टिस डिपार्टमेंट जो है लॉ मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो इन्होंने क्या बोला, इस डिपार्टमेंट ने बोला कि आप रिटायरमेंट ऑफ द एज जो है अगर बढ़ा दी जाए तो वो बेनिफिट करेगा नॉन परफॉर्मेंस के लिए। ये पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा पहले भी हो चुका है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, पहले कहाँ पे हुआ है कि आप देखेंगे, पहले जो है सुप्रीम कोर्ट जज की रिटायर एज कितनी हुआ करती थी, 65 एज है, तो 65 एज है। हाई कोर्ट जज की रिटायर एज जो है थी 62 ईयर्स थी। फिर 114th अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस होता है 2010 के अंदर, जो इंक्रीज कर देता है रिटायरमेंट एज होता है हाई कोर्ट जजेस टू 65 ईयर। तो 65 ईयर तक रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जजेस की एज इंक्रीज करके 62 से कितना कर देता है, 65 कर देता है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर यहाँ पे एक वर्ड का यूज किया गया है कि आप देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस कुड एक्सटेंड द ईयर ऑफ सर्विस नॉन परफॉर्मेंस जज एंड माइट हैव द कास्केडिंग इफेक्ट विद द गवर्नमेंट employer raising the similar demand the Department of Justice told the parliamentary panel। तो ऐसी सिमिलर डिमांड जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में निकल के आ सकती हैं, इसके कास्केडिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा होंगे। तो आपको समझना होगा कि कास्केडिंग इफेक्ट होता क्या है। तो इस वर्ड को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप देख पा रहे होंगे, ये है कास्केडिंग इफेक्ट के रिस्क, है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है कि इस बंदे ने क्या किया, ये बंदा खड़ा हुआ है यहाँ पे, उस बंदे ने इस पेपर को या इस कार्ड को धक्का दे दिया, है ना। तो ये यहाँ से इसने इसको धक्का देते हुए देते इस यहाँ पे आ गया। तो ये गिरेगा, इनके ऊपर लग जाएगा, है ना, ये सभी लोग गिर सकते हैं। तो ऐसा बताया जाता है कि कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब ये होता है कि आप जो एक्शन ले रहे हैं उसके क्या परिणाम होंगे आपको ही नहीं मालूम है। तो आपके एक्शन के परिणाम आपको नहीं मालूम है, ये जो होता है, ये इसको कहते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। क्लियर हो गया बात आपको? आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको, और ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। क्लियर? चलिए, 14 मोन्यूमेंट साइट डिक्लेयर प्रोटेक्टेड इन 3 ईयर्स। 14 मोन्यूमेंट साइट जो है रिसेंटली जो है 3 साल के अंदर अंदर जो है प्रोटेक्ट किया गया है, इसको प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर दिया गया है। एक नाम याद रख सकते हैं हम, दाना टेम्पल केरला के अंदर, केरला वायनाड के अंदर। दूसरा हवेली ऑफ आगा खां आगरा के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर गोनपा कॉम्प्लेक्स इन लद्दाख, जो आगा खान आगरा उत्तर प्रदेश के अंदर है, एंड गोनपा कॉम्प्लेक्स जो है लद्दाख के अंदर है। ये आपको याद रखना, तीनों इंपॉर्टेंट नाम हो जाते हैं। 14 एशियन साइट, 14 साइट कौन कौन सी, कमेंट सेक्शन में बताइए, और आप उसको सर्च करेंगे अभी के अभी गूगल में, है ना। विच हैव बीन डिक्लेयर प्रोटेक्टेड बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा उसे प्रोटेक्शन प्रदान की गई है। इसी के ऊपर ना प्रीलिम्स के क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं, और आप लोग ना बोलते हैं सर ये कहाँ से आ गया, इतना डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा रिसर्च करनी है। 1 घंटे सिर्फ आपको देने हैं, सिर्फ 1 घंटे करंट अफेयर्स में देने हैं। द हिंदू का एनालिसिस देखना है, थोड़ा सा रीड करना है जो मैं बोलूँ, और रिसर्च करना है जो मैंने बोला है, उसको कमेंट करना है, खत्म। इसके बाद फिर देखिए क्या लेवल होता है आपको 2-4 महीने के अंदर, तो आप देखेंगे कि ओ माय गॉड व्हाट अ लेवल। सारी चीज़ें इजीली आपको समझ में आ जाएगी। कल्चरल मिनिस्टर जी किशन रेड्डी जी ने बोला राज्यसभा के अंदर, सारी चीज़ें बात करी कि हमने किसको कितना कितना ग्रांट दिया। वो ग्रांट्स याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस इसके नाम याद कर लीजिए। क्लियर? चलिए, सानिया मिर्जा ऑफ यूपी ऑन द फाइट path to be the India's first Muslim woman fighter pilot। ये बन चुकी हैं साइना मिर्जा। देखिए एक और नाम जुड़ जाता है, साइना मिर्जा, जो कि इंडिया की पहली मुस्लिम वुमेन फाइटर पायलट बन चुके हैं। तो इनका नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, और एक बहुत ही प्रेरणा सोर्सदायक हैं, मोटिवेशन का सोर्स हैं,
आप इन्हें याद, इनके देखिए सोचो, इनके जो फादर थे वो एक टीवी मैकेनिक थे। जसोवर विलेज, एक मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट से, ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट से आती हैं। जसोवर गांव से ये बिलोंग करती हैं, वहाँ से आती हैं और वहाँ से निकल के इन्होंने एनडीए का एग्ज़ाम पास किया। ये 12th बोर्ड में अपने डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी रह चुकी। इन्होंने काफ़ी मेहनत करी और देखिए आज ये कहाँ पे अपनी मुकाम को हासिल कर लिया है। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये आपको याद रखना है। सीपीसीबी रिपोर्ट शोज फीवर पॉपुलेटेड रिवर स्ट्रेच बट वर्स्ट वन रिमेन्स अनचेंज। मतलब क्या है, सीपीसीबी की रिपोर्ट आई। सीपीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए? चलिए मैं बता देता हूँ, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। क्वेश्चन आता है इसलिए याद कर लीजिए, रट लीजिए सीपीसीबी को। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ फिर मैं न्यूज़ बताऊंगा। बीओडी क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, कि कितनी ऑक्सीजन की डिमांड है, पानी को कितनी ऑक्सीजन की डिमांड है, कि उतना ऑक्सीजन रहेगा तो जो वहाँ पे रहने वाले जीव हैं और सारी चीज़ें वो ईजिली वहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे। उनको इतनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है। पानी के अंदर भी ऑक्सीजन होता है, डिजॉल्व होता है। तो बायोलॉजिकली ऑक्सीजन की डिमांड कितनी है, अगर वो डिमांड बढ़ जाती है, एक्सीड होती है, इसका मतलब ये है कि रिवर का या पानी का जो भी है उसका पॉल्यूशन लेवल तेजी से बढ़ रहा है। क्लियर हो गया पॉइंट? ये यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए नाउ अब हम न्यूज़ की ओर चलते हैं, न्यूज़ की ओर देखते हैं। यहाँ पे देखिए आप पाएंगे कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर बीओडी एक्सीड कर जाता है 3 मिलीग्राम पर लीटर, 3 मिलीग्राम पर, अब ये क्यों एक्सीड क्यों करता है? क्या होता है कि जब पानी जो है प्रदूषित हो जाएगा, पॉल्यूटेड हो जाएगा, तो वो पानी की जो कैपेसिटी है, क्योंकि अब वहाँ से ऑक्सीजन निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा समझ लीजिए एक ये बॉक्स है, अब इस बॉक्स के ऊपर जो है पहले तो सिंपल था, तो वहाँ ईजिली ऑक्सीजन निकल जाता था, है ना। इसके अंदर से ईजिली आप सामान ले लेते थे क्योंकि ताला लगा नहीं हुआ था। लेकिन अब क्या कर दिया, बाहर से बहुत सारी कीट आ गई, मतलब पॉल्यूशन आ गया, कीट आ गई और धागे से बांध दिया, बहुत गंदी तरीके से इसको बांध दिया, ये सारी चीज़ें कर दी। अब जब ये सारी चीज़ें कर दी तो आपको इससे सामान लेने में तकलीफ होगी कि नहीं होगी? बस वही चीज़ हो रही है। तो वही जो रिवर में या पानी में रहने वाले जीव हैं उनको दिक्कत होती है वहाँ से लेने की, ऑक्सीजन निकालने की, इसलिए आपको ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ानी पड़ती है। समझ रहे हैं आप बात को? ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ानी पड़ती है। तो जब डिमांड बढ़ती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो उसे हम कह देते हैं कि यहाँ पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहा है। सो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर 3 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा हो जाता है तो उसे आइडेंटिफाई करते हैं हम ऐसा पॉल्यूटेड, है ना, पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन लोकेशन में हम इसे यूज करते हैं, बताते हैं कि ये पॉल्यूटेड हो चुकी है रिवर, जो भी है। अगर पॉल्यूशन लेवल, समझ में आ गया, ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। अगर पॉल्यूशन लेवल बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एक्सीड कर जाती है 30 मिलीग्राम पर लीटर, मतलब 10 टाइम्स ऑफ द 3 मिलीग्राम पर लीटर, तो हम उसे किस कैटेगरी के अंदर डाल देंगे? प्रायोरिटी कैटेगरी के अंदर डालेंगे। प्रायोरिटी कैटेगरी फर्स्ट के अंदर उसको डाल देंगे। चीज़ें क्लियर हो गई आपको, है ना। प्रायोरिटी फर्स्ट के अंदर इसको, P1 के अंदर इसको यहाँ पे अपन डाल देंगे। फिर एक कैटेगरी तो होती नहीं, और भी कई कैटेगरी, जैसे P2, P3, P4, P5 तक कैटेगरी है। सभी कैटेगरी के आपको क्या है, एक रेंज याद रखनी। जैसे P1 क्या है, 30 से ज़्यादा। P2 क्या है, P2 कैटेगरी के अंदर कौन सी आएगी, 20 से 30 के बीच में। P5 कैटेगरी कौन सी है, आप देखिए इंडिकेट 3 से 6 तक। इस तरीके से आपको ये चीज़ें याद रखनी है। फिर यहाँ पे न्यूज़ क्या आई है वो देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? नाउ वी आर गोइंग टू मूव इट टुवर्ड द न्यूज़। इन्होंने बोला कि 2016 के अंदर जो सर्वे हुआ था, सीपीसीबी ने किया था, तो वहाँ पे P1, P2, P3, P4, P5 की कैटेगरी हमने निकाली थी। कौन कौन से रिवर कितने कितने एरिया में, कितने कितने जो हैं P1 कैटेगरी के अंदर आते हैं, कितने पानी वाटर बॉडी जो है P2 कैटेगरी के अंदर आती है, P3 कैटेगरी के अंदर आती है। तो ये चीज़ हमने देखा था। अभी हम आज से कंपेयर करते हैं, जो आज हमने रिपोर्ट निकाली, तो P1 कैटेगरी पहले कितनी थी, 45, अभी कितनी है, 46, है ना। फिर पहले P1 कैटेगरी कितनी, P2 कैटेगरी कितनी थी, 16, अभी कितनी है, 16। तो P1 और P2 में तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं आया, एक का अंतर आया जो कि बड़ा ही है, और बहुत ज़्यादा अंतर आया नहीं। मतलब जो वॉस्ट बहुत बुरी तरीके से प्रदूषित है वो तो सही नहीं हुए, लेकिन जो थोड़ा थोड़ा थे, जैसे कि P3 43 था, तो वो 43 से कितना हो गया, यहाँ पे आप देखिए 39 हो गया।
72 था P4 तो वो 765 हो गया, है ना। 175 था P5 तो वो 145 हो गया। तो जो कम पॉल्यूटेड थे उसे हमने साफ कर लिया। तो ये बहुत अच्छी भी खबर है अपने लिए, थोड़ा सा वो भी खबर है कि भैया और ध्यान देने की आवश्यकता है। तो सबसे ज़्यादा की बात करता हूँ मैं, सबसे ज़्यादा P1 कैटेगरी से कहाँ आते हैं, तो गुजरात और उत्तर प्रदेश की जो वाटर बॉडीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा रिवर जो हैं P1 कैटेगरी से यहीं से आते हैं, पॉल्यूटेड हैं। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर। 55 लोअर बाय द मध्य प्रदेश, 19 बिहार, ठीक है। 55 बाय मध्य प्रदेश, 19 बिहार, कर्नाटका, केरला, है ना। ये सब दिया गया, जिसको एक बार आप नज़र मार सकते हैं। क्लियर। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इस आर्टिकल के अंदर जो हमने डिस्कस किया, जिससे कि हमने बहुत सारे स्कीम भी निकाली, जैसे नमामि गंगा प्रोग्राम प्रोजेक्ट निकाला, है ना। तो ये चलिए बताइए नमामि गंगा प्रोग्राम के बारे में आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, कब निकाला था, कैसे निकाला था, सारी चीज़ें इसके बारे में बताना है। मैं छोटा सा बता देता हूँ, इसके अंदर 406 प्रोजेक्ट थे, है ना, इंक्लूडिंग 176 प्रोजेक्ट फॉर द सीवेज ट्रीटमेंट के थे, 5270 MLD थे, है ना। एंड सीवर नेटवर्क 5214 किलोमीटर के इतना बड़ा नेटवर्क था। तो ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, रटना तो नहीं है, बस एक बार आप नज़र मार लेंगे तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, साथ ही साथ कमेंट करना है, फटाफट कमेंट करना, प्यारा प्यारा सा कमेंट करना, लेक्चर को शेयर करना, जितना ज़्यादा आप इसे शेयर करना चाहते हैं उतना आप हर जगह इसको टेलीग्राम, व्हाट्सअप, अपने फ्रेंड्स, सोशल मीडिया, जहाँ जहाँ कर सकते हैं, फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम के अंदर, हर जगह इसको शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए कल मिलते हैं आपसे फिर से, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।